दोस्तों, उस इंसान की भूख की क्या इंतहा रही होगी जिसने उसको एक मरे हुए जानवर तक को खाने के लिए विवश कर दिया। लॉकडाउन में फंसे उन प्रवासी मजदूरों के दर्द की, उस चक्रवात की जिसने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को पूरी तरह से प्रभावित किया है, उन ट्रेनों की, उन बसों की जो सरकार की तरह अपना रास्ता भटक चुकी हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहन है। आप मेरा चैनल देख रहे हैं, मोहन ठेठ भारतीय। जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे जितने भी वीडियोस करंट अफेयर्स को लेकर होते हैं वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सकें। दोस्तों, एक खबर आपने न्यूज़ द्वारा देखी होगी, न्यूज़पेपर में पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, किस प्रकार पश्चिम बंगाल और उड़ीसा एक चक्रवात से प्रभावित हुए हैं, जिसको अम्फान नाम दिया गया है इस चक्रवात को, जो कि पिछले 10-15 सालों में सबसे भयानक चक्रवात बताया जा रहा है। इस चक्रवात की तबाही का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस चक्रवात की जो रफ़्तार थी वो करीब 200-250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार थी। हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश भी इससे प्रभावित हुआ है, लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा प्रभावित जो हुआ है वो आपका पश्चिम बंगाल है। उड़ीसा के जितने तटीय क्षेत्र हैं सारे प्रभावित हुए हैं इस चक्रवात से। इस चक्रवात के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह किया कि आप आइए और इन प्रभावित इलाकों का एक दौरा कीजिए। दोस्तों, ये प्रभावित क्षेत्रों का दौरा इसलिए भी कराया जाता है ताकि सरकार वहां जाए और वहां पर हुई तबाही का एक आकलन करने के बाद इन राज्यों को एक राहत पैकेज दिया जा सके, जिसको प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया और एक हवाई दौरा उन प्रभावित क्षेत्रों का किया, जिसके बाद पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ रुपए और उड़ीसा को 500 करोड़ रुपए का एक राहत पैकेज केंद्र सरकार द्वारा आवंटित किया जाएगा। ऐसी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है। दोस्तों, ममता बनर्जी ने इस राहत पैकेज को ये कहकर नाकाफ़ी बताया कि 15,000 करोड़ केंद्र सरकार के ऊपर पश्चिम बंगाल के ही बकाया हैं। ऐसे में जब नुकसान यहाँ पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए का हुआ है तो 1000 करोड़ सरकार द्वारा जो देने की घोषणा की गई है वो इस साइक्लोन से निपटने के लिए नाकाफ़ी है। प्रधानमंत्री जी ने उनकी इस बात को भी सुना और उनको आश्वासन दिया, उनको भरोसा दिया कि गृह मंत्रालय की एक टीम यहाँ पर आकर सर्वे करेगी, फिर उन चीज़ों का आकलन किया जाएगा और जिस चीज़ की अभी हकदार पश्चिम बंगाल और उड़ीसा है उनको वो हक दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी बात कही है, वो भी उस राज्य के लिए जिसका हमेशा से 36 का आंकड़ा रहता है केंद्र के साथ। आप यदि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और इंटरनेट, यूट्यूब वगैरह देखते हैं तो आपने पिछले एक हफ़्ते में एक वीडियो और देखा होगा जो काफ़ी वायरल हुआ है। उस वीडियो को जितने लोगों ने देखा है उन्होंने सरकार की, उन राज्य सरकारों की निंदा ही की है। ये मानवता को शर्मसार करने वाला वीडियो राजस्थान का बताया जा रहा है। राजस्थान और दिल्ली के बीच एक शाहपुर जगह है, वहाँ का बताया जा रहा है, जिसको प्रद्युमन सिंह नरूका ने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला था। दोस्तों, वीडियो में आपने देखा किस प्रकार एक आदमी सड़क किनारे बैठकर एक मरे हुए जानवर को खाने के लिए विवश है। आप पहले वो वीडियो देख लीजिए। वीडियो हालांकि काफ़ी लंबा है, लेकिन मैं वीडियो का केवल मुख्य अंश यहाँ पर डाल रहा हूँ, जिसको देखकर सरकार की भी नींद टूटी थी। आप ये वीडियो देखिए। ये आदमी बच्चा यहाँ पे मीट खा रहा है, सड़क पे पड़ा हुआ। अरे भाई, क्या हुआ? खाना नहीं तेरे पास है? ये क्या खा रहा है? अरे मर जाएगा यार। तू एक काम कर, सुन, वो सामने गाड़ी खड़ी है ना, वहां जाके बैठ, खाना देता हूँ तेरे को। वो सामने खड़ी है, वहां पे आ जा। दोस्तों, ये वीडियो मानवता को शर्मसार करने वाला है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे प्रद्युमन सिंह नरूका के, जिन्होंने वीडियो डाला और उस इंसान को खाने के लिए भी दिया, उसको पैसे भी दिए। लेकिन ये उन दावों की, सरकार की उन दावों की पोल खोल रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि इस लॉकडाउन में किसी भी प्रवासी मजदूर या किसी भी आम जन को खाने पीने की कोई भी परेशानी नहीं हो रही है।
किसी तरह की असुविधा नहीं हो रही है। हालांकि यहाँ पर केंद्र सरकार और भाजपा के जितने भी नेतागण हैं उनको भी आलोचना करने का मौका मिल गया, क्योंकि ये वीडियो राजस्थान और दिल्ली के बीच का बताया जा रहा है, जो कि दोनों ही गैर बीजेपी शासित राज्य हैं। कांग्रेस की सरकार आपकी राजस्थान में है और आपकी सरकार आपकी दिल्ली में है। लेकिन सरकार द्वारा यहाँ पर कहा जाता है कि ये जो व्यक्ति है ये विक्षिप्त मानसिकता का है, ये वो इंसान है जिसका मानसिक संतुलन सही नहीं है। दोस्तों, हो सकता है कि ये विक्षिप्त मानसिकता का हो, वो व्यक्ति हो जिसका मानसिक संतुलन सही ना हो, लेकिन हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है। हम केवल ये जानना चाह रहे हैं कि उस इंसान की भूख की क्या इंतहा रही है, क्योंकि मरा हुआ जानवर खाना इंसान की प्रवृत्ति में, उसके भोजन में नहीं है। इससे भी भयावह तस्वीरें इस लॉकडाउन में देखने को मिली हैं। किस तरह से आप देखते हैं कि जो प्रवासी मज़दूर हैं अपने सामान की गठरी उठाए, अपने बुज़ुर्ग माता पिता, अपने दूध मुँहे बच्चों के साथ, गर्भवती महिलाओं के साथ कई किलोमीटर पैदल चलने के लिए विवश हैं। दोस्तों, ये जो उनका गंतव्य है ये कोई 2, 4, 10, 15 किलोमीटर का नहीं है, ये हज़ारों किलोमीटर का है। किस प्रकार अपनी गर्भवती महिला को हमने देखा, एक व्यक्ति 17 दिन में अपने घर पहुंचता है लेकर हाथ गाड़ी खींचते हुए, एक 2 साल का बच्चा उसकी गोद में है। हमने देखा किस प्रकार एक इंसान एक तरफ बैल लगाता है और एक तरफ खुद लगता है, तब जाके अपने परिवार को खींचता हुआ अपने गंतव्य की ओर जा रहा है। किस प्रकार महिला एक सूटकेस के ऊपर अपने बच्चे को लिटाकर उसको खींच कर ले जाने पर मजबूर है। खाने के लिए आपने देखा किस प्रकार लोगों में हाहाकार है। एक वीडियो क्वारंटीन सेंटर का भी मैं देख रहा था इलाहाबाद के, जिसमें दिखाया गया एक व्यक्ति केले बांट रहा था और उस केले के लिए हज़ारों लोग खड़े हुए थे। लोगों की भूख की और इस लॉकडाउन के दौरान ख़ास तौर पर ये इंतहा है। 2 दिन पहले ज्योति कुमारी, जो कि बिहार से है, एक 15 वर्ष की लड़की, अपने बीमार पिता को, अपने चोटिल पिता को साइकिल पर बैठाकर गुड़गांव से बिहार तक जाने के लिए मजबूर है। 1200 किलोमीटर करीब साइकिल से वो सफ़र तय करती है। इस पर एक मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आता है बिना किसी संवेदना के। आश्चर्यचकित होते हैं, अभिभूत होते हैं उसको देखकर। संवेदना कहीं से कहीं तक नहीं थी उनके ट्वीट में। ये वो मंत्री हैं जो बिहार से ही ताल्लुक़ रखते हैं, श्री रामविलास पासवान जी। उनके ट्वीट के रिप्लाई में एक रिप्लाई आता है हमारे MOS किरण रिजिजू जी का, जिसमें वो कहते हैं कि इस लड़की की कोरोना पॉजिटिव की जांच की जा रही है। यदि ये नॉर्मल पाई जाती है तो साइकिल फेडरेशन में एक प्रशिक्षु के तौर पे इसको रखा जाएगा, जो कि आगे देश का नाम रोशन करेगी। बहुत अच्छी बात है दोस्तों अगर ऐसा होता है, लेकिन ये प्रतिभा आपको लॉकडाउन से पहले क्यों नहीं दिखी? ये उस समय आपको प्रतिभा क्यों नहीं दिखी जब आपकी बसें नहीं चल रही थी, आपकी ट्रेनें नहीं चल रही थी? क्योंकि बस नहीं चल रही थी, ट्रेन नहीं चल रही थी, इस लड़की को मजबूरी में अपने बुज़ुर्ग पिता को साइकिल द्वारा खींच कर बिहार तक लाना पड़ा। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि आप इस आपदा में उन्होंने अवसर देखा है, इसी तरीके से आपके नेतागण भी कर रहे हैं। दोस्तों, दूसरी बात और है, इतना हो जाने के बाद 50 दिन हो गए हैं, आपके 60 दिन हो गए हैं। 50 दिन के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं। पहले भी वो कई घोषणाएं कर चुके हैं इन लॉकडाउन में आकर कि ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा, 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज भी दिया जाएगा, जिसको कि वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी आकर बाइफरेट करती हैं कि कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा दिया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों 50 दिन के बाद आपने एक शब्द फेंका लोगों के बीच में, आत्मनिर्भरता। मुझे लगता है कि शायद प्रधानमंत्री जी टीवी नहीं देखते हैं, या उन चैनलों को जो उनके महिमा मंडल में दिन भर लगे रहते हैं या आभा मंडल में लगे रहते हैं उनको ज़्यादा देखते हैं। उन लोगों के दर्द को प्रधानमंत्री जी
अभी तक नहीं देख पाए, जो सड़कों पर पैदल चलने के लिए मजबूर हैं। 50 दिन के बाद आप आकर कहते हैं कि आप आत्मनिर्भर बनिए। ये उस समय की बात है जिस समय लोग आपके ऊपर निर्भर होना चाहते हैं। 50 दिन लॉकडाउन में फंसने के बाद, पैदल चलने के बाद और अपने किराए के मकानों में रहने के बाद, अपना सब कुछ गंवाने के बाद जो उन्होंने कमाया था, अब वो सरकार के ऊपर उस समय निर्भर होना चाहती है और आप उस समय कहते हैं कि आप आत्मनिर्भर बनिए। ये लॉकडाउन आपने जो 24 मार्च से किया, यदि यही लॉकडाउन 31 मार्च से भी किया जाता तो इतनी परेशानी नहीं होती। आपने लोगों को समय देना चाहिए था ताकि वो अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। और इसी लॉकडाउन को यदि आप आज की तारीख में 5.0 6.0 तक ले जाते तो इतनी आपत्ति नहीं होती। आपके मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी आकर कहते हैं कि जो आपका कोरोना संक्रमण फैलने का जो ग्रोथ था, जिस समय लॉकडाउन हुआ काफ़ी ज़्यादा था, जबकि उस समय मरीज़ 400 थे। आज 1.5 लाख करीब मरीज़ पहुंच चुके हैं। 4000 से ज़्यादा लोग इसमें अपनी जान दे चुके हैं कोरोना से। थोड़ी राहत भरी बात यह है कि 54,000 55,000 लोग इसमें सही भी हो चुके हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। इस कोरोना से कहना तो एक गलत शब्द होगा, क्योंकि हमने वुहान में देखा है किस तरह से वहाँ पर कोरोना से नेगेटिव होने के बावजूद भी कोरोना ने दोबारा वहाँ पैर पसार रहा है। तो ये कह सकते हैं कि आइसोलेट होने के बाद भी, क्वारंटीन होने के बाद ये लोग जो है नेगेटिव पाए गए हैं अपनी रिपोर्ट्स में, जो एक अच्छी खबर है। ये लॉकडाउन अब लगभग 60 दिन से ऊपर हो चुका है। ऐसे में लॉकडाउन 4.0 चल रहा है। सरकार ट्रेनें खोल रही है, बसें खोल रही हैं, हवाई जहाज़ खोल रही हैं। एक गाइडलाइन सरकार की आई है इन सब को लेकर कि जो लोग श्रमिक एक्सप्रेस से सफ़र करके अपने गंतव्य पहुंचेंगे उनको पब्लिक क्वारंटीन होना पड़ेगा। जो राजधानी एक्सप्रेस से जाएंगे उनको होम क्वारंटीन, और जो हवाई जहाज़ से जा रहे हैं उनको क्वारंटीन होने की आवश्यकता ही नहीं है। ये जो हवाई जहाज़ से जा रहे हैं उनको क्वारंटीन होने की आवश्यकता नहीं है, हमारे एविएशन मिनिस्टर पुरी जी का बयान है। तो सरकार इन मज़दूरों के लिए एक सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है? यदि आपको लगता है कि हवाई जहाज़ से जाने से लोग स्वस्थ रहेंगे, उनको क्वारंटीन होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो क्यों ना सब लोगों को आप हवाई जहाज़ के द्वारा उनके गंतव्य तक भेजें? क्यों उन लोगों को ट्रेनों में और बसों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है? इतना ही नहीं, जो सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन करवा रहे हैं वो केवल आप करवा रहे हैं बसों में और ट्रेनों में। हवाई जहाज़ों में आप देखेंगे पूरी कैपेसिटी के साथ भर के हवाई जहाज़ जा रहा है। खबरें ये भी मिली हैं कि अब जो दूसरे राज्य सरकार हैं वो हवाई जहाज़ नहीं उतरने दे रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि लोग आएंगे तो संक्रमण फैलेगा। और लोग आ रहे हैं और संक्रमण फैल भी रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि लोग अपने गंतव्य तक नहीं पहुँचें, लेकिन पहुँचे तो उनकी व्यवस्था पूरी तरीके से की जाए। उत्तराखंड का ही आप यदि मामला देखेंगे तो उत्तराखंड में ही अभी कुछ दिन पहले तक 70 मरीज़ थे लगभग। वही आंकड़ा आज 500 करीब पहुंच रहा है इन हफ्ते भर के अंदर, जब से प्रवासी लोग राज्य में आना शुरू किए हैं। तो सरकार से ये निवेदन है कि इन चीज़ों को आप व्यवस्थित कीजिए, व्यवस्था अपनी सही कीजिए ताकि फैलाव ना हो सके। देखिए, जो राज्य सरकार इन प्रवासी मज़दूरों को अपने राज्य में लाने से डर रही है, उसका कारण भी है। उसका कारण ये है कि ये जो मज़दूर आ रहे हैं ये उन राज्यों से आ रहे हैं जो आज की तारीख में कोरोना से सबसे ज़्यादा ग्रसित हैं। महाराष्ट्र आप ले लीजिए, गुजरात आप ले लीजिए, राजस्थान आप ले लीजिए, दिल्ली आप ले लीजिए, यही वो जो सिटीज़ हैं जहाँ पर अधिकतर मज़दूर काम के लिए जाते हैं। और कोरोना का यदि मामला देखा जाए तो ये वो राज्य हैं जो इस समय सबसे ज़्यादा कोरोना से ग्रसित हैं। तो जो मज़दूर आ रहे हैं और जिन राज्यों में जा रहे हैं वहाँ राज्य सरकारों की चिंता होना लाजमी है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि इस तरह की चिंता आपकी लाजमी है, लेकिन आपने व्यवस्था इस हिसाब से करनी है कि संक्रमण ना फैले, क्योंकि शिकायतें
सुनने में आ रही हैं क्वारंटीन में भी प्रॉपर फैसिलिटी नहीं दी जा रही है। ट्रेनें आपकी फ़ेल हो चुकी हैं। लॉकडाउन आपका लगभग फ़ेल हो चुका है। लॉकडाउन आपने 5.0 भी किया होता, 6.0 भी किया होता अभी, यदि सब चीज़ कंट्रोल में होती तो बहुत अच्छा लगता। लोगों में अब क्या है, पैनिकनेस आने लगी है कि आप लगातार जो लॉकडाउन है वो बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं। लॉकडाउन का कोई उद्देश्य आप बता नहीं पा रहे हैं कि उद्देश्य आप लॉकडाउन आपने किया क्यों था और अब हटा क्यों रहे हैं। देश इस समय ऐसी स्थिति में आ गया है, ये मान के चलिए बिल्कुल अधमरी सी स्थिति में है देश। या तो आप सब चीज़ें पूरी तरीके से बंद कर दीजिए या आप सब चीज़ें पूरी तरीके से खोल दीजिए, क्योंकि आधी अधूरी चीज़ें नुकसान ही करती हैं। ट्रेनें आपकी, आप देखिए जो ट्रेनें 2 दिन में अपने गंतव्य तक पहुंचना था वो 9 दिन में भी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रही हैं। मैं आपको उदाहरण के लिए कुछ बताना चाहता हूं। जैसे बेंगलोर से एक ट्रेन बस्ती के लिए चलनी थी जो गाज़ियाबाद पहुंचती है। एक बॉम्बे से गोरखपुर के लिए चलनी थी ट्रेन जो राउरकेला पहुंचती है। अब ट्रेनें भी, मोदी जी ने जैसा कहा था कि आत्मनिर्भरता एक शब्द फेंका था, तो आप इनको श्रमिक एक्सप्रेस या राजधानी एक्सप्रेस कह के फ़िलहाल इस लॉकडाउन के दौरान इन ट्रेनों को आप नाम दे दीजिए आत्मनिर्भर एक्सप्रेस, क्योंकि आपका इनके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि रूट में व्यस्तता ज़्यादा है इसलिए डाइवर्ट हो जा रही हैं ट्रेनें। जब 28 घंटे का ट्रेन सफर 4 दिन में पूरा होगा तब ऐसा ही होगा। जब मुंबई से चली ट्रेन गोरखपुर की जगह राउरकेला पहुंचेगी तो यही होगा। लेकिन आप उन मजदूरों के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं जो कई दिनों से रोडों पर हैं? कई आपके 60 दिनों से एक छोटे से कमरे में अपने आप को बंद किए हुए हैं लॉकडाउन के कारण, क्योंकि आप जितने मेट्रो सिटीज़ में जाएंगे इतने बड़े कमरे लोगों के नहीं होते हैं, इन मज़दूरों के ख़ास तौर पे। मैंने खुद देखा है कई मज़दूर एक कमरे में करीब 8-8, 10-10 मज़दूर रहते हैं, वो भी 15 बाई 15 के कमरे में। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने पेशकश करी कि हम 1000 बसें देंगे प्रवासी मज़दूरों के लिए, लेकिन आपने वहाँ भी ये कह के इस ऑफ़र को ठुकरा दिया कि आपने 1000 बसों का वादा किया था, 880 बसें पहुँची हैं। फिर आपके मंत्री जी आते हैं, संबित पात्रा जी जो कि आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, वो पेपर तक ट्वीट कर देते हैं गाड़ियों के जो वहाँ पहुँची हैं कि इनके पेपर्स पूरे नहीं हैं करके। ऐसे समय में आप पेपर्स देख रहे हैं, ऐसे समय में आप गाड़ियों की जांच कर रहे हैं, जिस समय आपको लोगों को जैसे भी हो उनके गंतव्य तक पहुँचाना चाहिए। यदि आपको गाड़ी की, इन चीज़ों की, सबकी इतनी ही चिंता थी तो आपकी सरकार जब कोरोना अपना पैर पसार रहा था भारत के अंदर, उस समय क्या कर रही थी? एक न्यूज़पेपर में एक अच्छे मीडिया ने इस चीज़ का खुलासा किया है आरटीआई के थ्रू कि जितने भी लोग मार्च तक पहुँचे हैं विदेशी, उनमें से आप ये मान के चलिए तकरीबन 20% लोग हैं जिनका पूरी तरीके से टेस्टिंग वगैरह या वो हुआ है। बाकी 80% केवल थर्मल स्क्रीनिंग के ज़रिए चेक किए गए और उनको जाने दिया गया। 74 लाख लोग करीब भारत आए हैं जनवरी से मार्च के बीच में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हिसाब से संक्रमण जो अगर यदि होगा उनके अंदर किस हिसाब से फैला होगा। और ये वो लोग हैं जो नमस्ते ट्रंप के लिए पहुंच रहे थे भारत में। इतना बड़ा जो आपने प्रोग्राम किया, जो इतनी बड़ी बारात आपने लगाई है नमस्ते ट्रंप की, उसके लिए लोग पहुंच रहे थे। उत्तर प्रदेश में आपने बसों को कांग्रेस की रोक दिया ये कहकर कि बसें पूरी नहीं हैं, उनके फिटनेस पूरे नहीं हैं। यदि आपको इतनी चिंता थी तो आपने 60 दिनों तक लोगों को क्यों रोक के रखा अपने राज्य में? क्यों उनको हवाई द्वारा या किसी अन्य सेवाओं द्वारा उनके गंतव्य तक नहीं पहुंचाया?
और यदि आपको इतनी ही चिंता थी तो आपको जब 1000 का उन्होंने वादा किया था, 1000 बसें नहीं आई तो आपको 2000 बसें वहाँ खड़ी कर देनी चाहिए थी। कांग्रेस ने यहाँ तक कहा कि आप चाहे इन बसों पे अपने भाजपा के झंडे लगा दीजिए, लेकिन लोगों को उनके गंतव्य तक पहुँचाइए। मैं यहाँ पे कांग्रेस का फेवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात जो है मैं वो आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से भी हुआ है। और ये मामला जो है आगरा का है। आगरा के डीएम साहब, ये वही डीएम साहब हैं जिन्होंने उस महिला के ऊपर टिप्पणी की थी जो अपने बच्चे को सूटकेस पर बैठा कर लेके जा रही थी, लिटा कर लेके जा रही थी। ये कहते हुए कहा उन्होंने कि इस तरीके से हमारे माता पिता भी हमें बचपन में ले जाया करते थे। एक ज़िले के आप मालिक होते हैं डीएम साहब, पूरा ज़िला आपके अंडर में होता है। इस तरीके से आपकी प्रतिक्रिया उन लोगों के लिए, मुझे लगता नहीं है कि आपने उन लोगों का दर्द समझा होगा। यदि आप दर्द समझते उन लोगों का तो इस तरह की प्रतिक्रिया आपकी नहीं होती इन लोगों के प्रति। आपको यदि सूटकेस के ऊपर लेटाकर आपके माता पिता भी ले जाते थे तो कितने किलोमीटर तक लेके जाते थे, जानने वाली बात यह है। ये लोग हज़ारों किलोमीटर जाने के लिए मजबूर हैं उस सूटकेस पर। शर्म आती है जब इस तरह के सत्ता में बैठे लोग इस तरह से बयानबाजी करते हैं। अब बिना देर करी हमें केवल सरकार से यही हम उम्मीद करते हैं और यही आशा करते हैं कि आने वाले समय में आप जितने भी प्रवासी मज़दूर हैं उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाएं। आत्मनिर्भर पैकेज भी आपका लगभग आत्मनिर्भर लोगों के लिए ही है। कई चीज़ें आप इसमें फिर नीलाम कर रहे हैं। 6 एयरपोर्ट पहले ही अडानी जी के पास हैं, एक एयरपोर्ट रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के पास अनिल अंबानी जी के पास है। बाकी अडानी जी एक ऐसे उद्योगपति हैं इस देश के जो पिछले 6-7 सालों में जिनकी संपत्ति दुगनी चौगुनी हो चुकी है इस सरकार में। और जितने भी आपके खनिज, कोयला, बिजली जितने भी है सब इन लोगों को ही मिलने वाले हैं, क्योंकि आपका जो आत्मनिर्भरता पैकेज है, जो आपने राहत पैकेज आपने 20 लाख करोड़ का बताया, उसमें 80 लाख, उसमें करीब 80% जो है आप लोन के थ्रू दे रहे हैं, वो भी उन लोगों को आप देंगे। आपने कहा है जो लोन जिनके चल रहे हैं वो भी ले सकते हैं लोन। तो ऐसे में प्रवासी मज़दूर तो इसमें कहीं से कहीं तक मुझे सम्मिलित होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है कि उनको भी किसी तरीके से इस पैकेज से बेनिफिट मिलेगा। इतना आपने ज़रूर कहा है कि 3000 करोड़ हमने जो है प्रवासी मज़दूरों के लिए रखा है उनके खान पीन के लिए, लेकिन इस तरह का जो वीडियोज़ आपने पहले देखा है ये उस सब दावों की पोल खोल देता है। हमारे सरकार से कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे हम चाहते हैं कि वो अमल में लाएं। ये वही पॉइंट्स हैं जिनको योगेंद्र यादव जी ने भी उठाया है। वो ये हैं कि आप तत्काल प्रभाव से इन मज़दूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाएं बिना किसी शर्त के। इनकी टेस्टिंग्स, इनके आइसोलेशन, इनकी क्वारंटीन, इसका जितना भी खर्चा होता है वो सरकार बियर करे। इन लोगों को मुफ्त खाना, रहने की व्यवस्था दी जाए। यदि ऐसे लोगों के पास राशन कार्ड नहीं भी हैं तो भी इन लोगों को राशन दिया जाए, क्योंकि आप लोगों के पास इतने गोदाम हैं इस समय कि यदि आप सब भारतीयों को 1-1 क्विंटल भी बांट देंगे तब भी आपके गोदाम खाली नहीं होंगे। राशन कार्ड में इनके नाम चढ़ाए जाएं, इनके मनरेगा में इनके नाम चढ़ाए जाएं। जो लोग अपने गांव पहुंच चुके हैं उनकी रोज़गार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए लोगों की। और हम उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले समय में जो भी आप व्यवस्था कर रहे हैं कोरोना से संबंधित, वो सुचारू रूप से सही होंगी और आपका जो भी फैसला आगे होगा वो देश के हित में होगा। लॉकडाउन 4.0 लगभग ख़त्म होने की कगार पर है, लेकिन सरकार का अभी तक इस विषय में कोई हिंट भी नहीं आया है कि आगे क्या होने वाला है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग सब अपने घरों में सुरक्षित होंगे। कोरोना का दौर है, सुरक्षित रहें, हाथों को धोएं, सैनिटाइज़ करिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए और कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह में अगर आपको ज़रूरत ना हो तो आप ना जाएं। वीडियो आपको यदि पसंद आया है तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारा अगला जो वीडियो अम्फान साइक्लोन पे रहेगा वो आप तक जल्दी से जल्द पहुंच सकें। धन्यवाद।
Thank you.